चलिए नमस्कार, आप सभी को आपके ही अपने YouTube चैनल आर्ट्स क्लास के ऊपर में स्वागत है। मैं भारती सर पटना बिहार से। तो आज हम लोग बात करेंगे 12th क्लास का जो पॉलिटिकल साइंस है उसके चैप्टर 4 के ऊपर में, जिस चैप्टर का नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। तो इस चैप्टर के ऊपर में हम लोग देख क्या लिए हैं, तो यूरोपीय संघ के बारे में, फिर आसियान के बारे में भी देखे और सार्क के भी बारे में देख लिए। सब में कौन कौन से देश शामिल थे उनके बारे में हम आपको पिछले वीडियो क्लास में बताए हैं कि इनकी स्थापना कब हुई, वो सारी चीजें हम लोग देख लिए। जिनमें झंडे महत्वपूर्ण थे उनमें झंडों की भी चर्चाएं किए। और आज के वीडियो क्लास में आप क्या सीखने वाले हैं, तो आज के वीडियो क्लास में चीन का विकास कैसे हुआ है इसके एक क्रम को आपको समझना होगा और बाखूबी ढंग से आप समझ पाएंगे, जिसमें देखेंगे कि कैसे द्वितीय विश्व युद्ध से पहले और खास करके 1949 यानी 50 में एक कम 1950 से पहले अगर चीन को देखे तो ये पूरे एशिया का रोगी कहलाता था। भाई मरीज है ये, समझ रहे बात ना। लेकिन ये एशिया का रोगी था एक टाइम में, यानी अगर एशिया में अगर विकास की अगर बात कर ले तो रेलगाड़ी के ऊपर में अगर हम आपको समझाना चाहे तो रेलगाड़ी में बाकी सब डिब्बे होते हैं और एक इंजन होता है और एक अकेला इंजन जो बाकी सभी डिब्बों को खींच रहा होता है। तो 1949 से पहले क्या था, तो ये रेल के एक डिब्बे एक बोगी के जैसा था, साधारण सा बोगी के जैसा। लेकिन आज प्रेजेंट टाइम में अगर बात कर ले तो खास करके पूर्व एशिया की अगर हम बात कर ले तो उसमें से अगर चीन की अगर हम बात कर ले तो चीन जो है वो इंजन है, ये इंजन है। बाकी अगर पूर्व एशिया के देशों को अगर देखें तो वो लोग रेल के डिब्बे के समान है और चीन जो है वो इंजन की तरह धकाधक सबको खींच रहा है। तो भाई ये कैसे हो गई, ये कैसे पासा बदल गया है, इनके क्रम को हम लोग आज के वीडियो क्लास में समझेंगे। लेकिन उनसे पहले हम आपको सबसे पहले प्रयास करें कि आपको चीन का एक लोकेशन वर्ल्ड मैप पे आपको ध्यान में रहे। देखिए सर, ये भारत है और भारत के बगल में आप तो पड़ोसी तो जानते होंगे कि ये नेपाल है और ये भूटान रहा सर। और इधर बात कर ले तो तिब्बत था, लेकिन अब तिब्बत चीन के कंट्रोल में आ गया है। तो अब ये ध्यान से सुनेंगे, ये नेपाल के ऊपर और भूटान के ऊपर इधर आपका अरुणाचल प्रदेश है और अरुणाचल प्रदेश के ऊपर की बातें कर ले तो ये जो भाग आप देख रहे हैं ये चीन का भाग है। ये ध्यान रखेंगे किसका भाग है, तो चीन का। इधर हमारा अगर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, इधर जो पूर्वोत्तर साइड का भाग है, इधर से हम अगर और पूर्व की तरफ जाएंगे तो हमारा एक पड़ोसी कंट्री मिलता है, इसको कहते हैं म्यांमार। आप नाम सुने ही होंगे, ठीक है। इसकी चर्चा मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़ाएंगे मध्यकाल के इतिहास से शुरू हो जाएगी कि जब मुगल बादशाह, अंतिम मुगल बादशाह जो है, अंग्रेज जो है, वो यहीं पे म्यांमार में एक रंगून शहर पड़ता है और रंगून में ही ले जा करके उनको छोड़ देते हैं। तो इनकी चर्चा चलेगी तो वहां हम आपको बताएंगे। अभी लोकेशन देखेंगे, ये पूर्वोत्तर भारत के पूर्व में म्यांमार है, तो ये म्यांमार इसको छोड़ दीजिए। इसके नीचे जब हम आपको आसियान पढ़ाए थे तो म्यांमार से लेकर करके और दक्षिण पूर्व एशियाओं के देश में जैसे म्यांमार है, थाईलैंड है, लाओस है, कंबोडिया है, वियतनाम है, इसके अलावे में भी बहुत सारे देश जैसे फिलीपींस थे, इसके अलावे में इंडोनेशिया है, इसकी चर्चा हम लोग किए थे। अब थोड़ा सा ऊपर में बात कर ले तो ये चीन है और चीन की ऐसे जो सीमाएं हैं लास्ट में, इधर आपका चीन से सटा हुआ भाग कोरिया का है, ऊपर में उत्तरी कोरिया, नीचे में दक्षिणी कोरिया। और अगर थोड़ा सा और समुद्र की तरफ अगर बढ़े तो इधर आपको जापान मिल जाएगा। और चीन के ऊपर के भाग अगर देख ले तो ये अपना सीमा साझा ऊपर में भी करता है मंगोलिया से। याद रखेंगे किससे करता है, तो मंगोलिया से करता है। एक मैप हम आपको और क्लियर, अगर शायद यहां पे आप नहीं समझ पा रहे हो तो 1 मिनट। अब देखिए यहां जो आप मैप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर में, तो यहां थोड़ा सा गौर से देखेंगे, एकदम रेड कलर का जो आपको दिख रहा है ये तो इंडिया है, साफ दिख रहा है। देखिए इंडिया के अगर पूरब साइड में थोड़ा सा अगर दिखाएं आपको तो देखिए आपको थोड़ा ग्रीन टाइप का आपको दिख रहा होगा, ये चीन है जिसको चाइना कहते हैं। और यहाँ पे इसके नीचे बहुत सारे देश है, जैसे अब येलो कलर का आपको दिखेगा जैसे म्यांमार है, बगल में ब्लू कलर का आपको दिख रहा होगा छोटा सा लाओस है, उसके बगल में ब्लू के आप देख सकते हैं यानी बाएं और म्यांमार के नीचे देखेंगे तो थाईलैंड है, उसके नीचे कंबोडिया वगैरह है। चीन के ऊपर देखिए
आपको ब्लू कलर का दिख रहा है सर, वो मंगोलिया है। और चीन के अगर और आप पूर्व में देखेंगे तो आपको एक ऊपर ब्लू कलर का नॉर्थ कोरिया और नीचे आपको ऑरेंज टाइप का दिखने के लिए मिल रहा है साउथ कोरिया। और इधर अगर कोरिया आप और पार करते हैं तो फिर आप जापान यानी जापान में आ जाते हैं। उसके नीचे ही आपको इधर साइड में ताइवान भी मिलेगा। तो चलिए, ये रहा आपका मोटा मोटी एक लोकेशन, ताकि आपको ध्यान में रहे। अब इसी के बारे में पढ़ रहे हैं तो वर्ल्ड में इसके लोकेशन आपको माइंड में ध्यान रखना ये जरूरी है। अब यहाँ पे पढ़ेंगे और वहां पे भी देखेंगे और मस्तिष्क पे जोर देना है आपको। कहते हैं कि ये पहले एशिया का रोगी था, ये याद रखेंगे। चीन के अगर हम बारे में बात कर ले तो पहले इसको एशिया के रोगी के नाम से जाना जाता है। इसको सब लोग जो है वो पूर्व का तरबूज समझते थे, पूर्व साइड में, कि जाओ जेकरा मन करे जे जो है से कि जाके और खा जाओ, एकदम राहत देगा। गर्मी में कैसे तरबूज राहत देता है, एकदम चीन वही है, खूब मजे से खाओ। चीन पर भी अलग अलग जगह पर मध्यकाल में और प्राचीन काल में देखेंगे काफी सारे आक्रमण चीन पर भी होंगे। खास करके 11th में आप घुमक्कड़ के द्वारा मंगोलियों का इतिहास जब पढ़े थे आप, चंगेज खान वगैरह इस सब में, तो उस सब घुमक्कड़ जो आदमी है कितना बार चीन के ऊपर में अटैक किया है। परेशान होकर के यहाँ के जो राजा है वो चीन के दीवार खड़ा कर लिए। तो इनका इतिहास काफी लंबा है, लेकिन अभी हमको सिलेबस के पॉइंट पे रहना है, इसीलिए थोड़ा वीडियो का लेंथ ना बढ़े और सिलेबस की बातें भी आराम से हम आपको पढ़ा पाए कम टाइम में। अब ध्यान सुनेंगे, इसको कहते थे एशिया का रोगी और पूर्व का तरबूज। इनके बारे में याद रखेंगे नेपोलियन बोनापार्ट, जिनके बारे में आप सब जानते होंगे। नेपोलियन बोनापार्ट जो वाटरलू के मैदान में हार गया 1814 में, 14-15 पढ़े हैं ना आप, जिसमें खास करके वो तो 1814 में जो वाटरलू के मैदान है वो तो एक साजिश था इनको हराने का, लेकिन ऐसे नेपोलियन किसी से हारने वाला नहीं था। वही नेपोलियन बोनापार्ट की ये मान्यता है, वो कहते थे ऐसा कि उधर जो है एक दैत्य सो रहा है, यानी वहां एक दैत्य सो रहा है। किसको लेकर के? चीन को लेकर के कह रहे थे कि जिस समय ये एशिया का रोगी है, एकदम मरीज है, एकदम टूटा फूटा है, उसको लेकर के कि भाई वहां एक दैत्य सो रहा है, उसको सोने दो, अगर वो जाग गया तो वो दुनिया को हिला देगा। और सही बात है, अब ये पता चल रहा है कि भाई नेपोलियन बोनापार्ट वाकई में सही कह के गए हैं, क्योंकि अब दुनिया में बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था वाली देश जो है वो धीरे धीरे बनता जा रहा है। काफी सारी चीजों के ऊपर में पॉपुलेशन जो इसका बाधा बन रहा था भाई, उसके ऊपर में भी कंट्रोल किया है। तो कैसे ये सारा कुछ हुआ है इसको देखेंगे, लेकिन अभी आपको ओवरव्यू बता रहे हैं, आपको अभी विकास का क्रम नहीं बता रहे। 1978 के बाद चीन में हम लोग देखेंगे कि बहुत बड़ा बदलाव होगा। देंग सियाओपिंग जो आएंगे वो बहुत सारे नई नीतियां लेकर के आएंगे, और उन नीतियों के कारण, यानी 1978 के बाद के अगर हम चीन की बात करते हैं, डायरेक्ट 1978 के बाद के, तो चीन आर्थिक विकास बहुत तेजी से करने लगेगा और ये महाशक्ति के रूप में भी उभरना शुरू हो जाएगा। ध्यान सुनेंगे, चीन में अब 78 में हम अभी बात करेंगे, जब देंग सियाओपिंग आएंगे तो बताएंगे, लेकिन अगर 78 की बाद की अगर हम बात कर ले सर, तो यहां पर एक बात आ रहा है कि चीन बड़ी तेजी से आर्थिक विकास कर रहा है और ये महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। अब ये काहे महाशक्ति के रूप में भाई उभर रहा है? भाई इसके आर्थिक विकास को देखते हुए ऐसा अंदाजा लगाया गया है, जो कि आपकी बुक एनसीईआरटी में भी लिखा गया है कि 2040 ईस्वी आते आते चीन जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बन जाएगी। याद रखेंगे, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला सबसे बड़ी महाशक्ति बन जाएगी, यानी अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगी। ये 2040 तक ऐसा अनुमान लगाया गया है। ये उसी टाइम के इसका अंदाजा को लगाते हुए कि भाई चीन इतना तेजी से विकास कर रहा है, तब इधर तो और डेवलप कर रहा है। तो ये बातें हो गई। आखिर ये जो है वो एशिया का इंजन बन करके बैठा है, तो इसके पीछे का कारण, तो कुछ कारण अगर आपसे सवाल ऐसे आते हैं कि चीन के विकास या फिर चीन जो है इससे संबंधित कोई सवाल आपको जोड़ दे कि चीन के अर्थव्यवस्था उन्नत होने के कारण बताइए, चीन के विकास के पीछे का कारण बताइए, ये कुछ कारकों का उल्लेख करिए, सवाल किसी तरह से आपको आएंगे, तो मेन इसी को अपने हिसाब से आपको लिखना है। इसके कारण आपके बुक में भी दिया हुआ है कि भाई चीन में जो आर्थिक डेवलपमेंट हो रहे हैं और महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, इसके पीछे का एक मुख्य कारण जो है वो विशाल जनसंख्या है।
अब हम आपको वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग भी बताएंगे, जैसे विकसित देश होते हैं, विकासशील देश होते हैं और आपका अल्प विकसित देश होते हैं। तब वहां भी पढ़ेंगे कि देखिए आबादी होना जरूरी है, ऐसा नहीं होता है। जैसे आप अल्प विकसित देशों को देखेंगे तो अल्प विकसित में क्या होता है, जिसे हम आपको तीनों बताएं तब आपको समझ में आएगा। देखिए अगर हम बात कर ले, विश्व बैंक किसको मानता है कि विकसित है, किसको मानता है कि भाई आप अल्प विकसित है और किसको मानता है कि आप विकासशील हैं। तो ये सबसे ऊपर तो आता है, आप सब जानते हैं कि विकसित जिसको कहते हैं, और इसके नीचे में आता है सर जिसको विकासशील कहते हैं। आप यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हो जाएगा, लिखने के क्रम में वर्डिंग गलती हो जाएगा, आप समझ जाइएगा। ये विकासशील लिखे हैं, ये अल्प विकसित और ये विकसित। कहते हैं कि जिस देश की आबादी, ध्यान से सुनेंगे, बहुत ज्यादा हो लेकिन संसाधन कम हो, यानी अगर जनसंख्या की बात कर ले तो जनसंख्या ज्यादा है और संसाधन क्या है सर, तो वहां कम है, तो वो देश विकासशील के दायरा में। लेकिन जिस देश में जनसंख्या जो है वो भी कम है और संसाधन जो है वो भी कम है, तो वो देश तो और अल्प विकसित होगा, वो एकदम कम डेवलप होगा। लेकिन जिसके यहाँ जनसंख्या भी ठीक है, यानी जनसंख्या का होना भी जरूरी है और संसाधन तकनीक अगर ये सब भी अगर हाई है, तो वो देश जो होता है वो विकसित कहलाता है। तो ये याद रखेंगे, भारत में तो जनसंख्या पर्याप्त मात्रा में है लेकिन जनसंख्या के हिसाब से संसाधन पर्याप्त नहीं है। और सबसे बड़ी जो आज के डेट में एक अवधारणा निकल के आती है, खास करके चीन को देखते हुए, कि कुछ दिन पहले अगर बात कर लेंगे तो कुछ ही महीने, कुछ ही वर्ष पहले की अगर बात कर ले तो चीन पूरे विश्व में जनसंख्या के मामले में नंबर 1 था। लेकिन नंबर 1 होने के बावजूद भी हम लोग से भी आगे कैसे ये बढ़ रहा था, तो ये ध्यान में रखेंगे। एक बात हम आपको समझाना चाहे, आबादी किसी भी देश के बढ़ने का बाधा नहीं हो सकती है, ये ध्यान रखेंगे। बुक्स में तो नहीं है लेकिन आपको उतना स्टैंडर्ड सोचना पड़ेगा, उठा करके सोचना पड़ेगा बुक के ऊपर से भी, कि आबादी कुछ पल भर के लिए कुछ हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें रुकावट बन सकती है। अर्थव्यवस्था के विकास में आबादी रुकावट बन सकती है। कब बनती है, कि जब उन आबादियों को सरकार सही तरीके से कंट्रोल नहीं किया हुआ है, सही तरीके से उनको दिशा निर्देश में नहीं लगा पाए हैं, इसलिए वो बाधा बन सकती है। लेकिन अगर वही आबादी का सही अगर इस्तेमाल किया जाए तो देश जो है वो डेवलप भी हो सकता है। ये ध्यान सुनेंगे। अंग्रेजों के यहाँ आबादी की कमी होती थी तो भारत में आते थे, हमारे यहाँ से मजदूरों को ले जा करके और किसी को अलग अलग कंट्री के बागानों में काम करवाते थे, उनको रोपण फसल के लिए मलेशिया ले जाया जाता था, श्रीलंका के चाय के बागानों में लगाया जाता था, तो वो उससे लाभ कमाते। तो हम कैसे कह सकते हैं कि आबादी किसी देश के लिए रुकावट हो सकता है भाई देश के विकास को लेकर के? ऐसी बातें नहीं है, ऐसी अवधारणा अब मन से आप निकाल दीजिए। हाँ, अब मान लेते हैं हम हैं, अगर हम बैठे हुए हैं तब तो देश को भी गरीब बना रहे हैं, हम अपनी स्थिति भी दयनीय कर रहे हैं। लेकिन अब हम कमाने वाले हैं, हम योग्य हैं, हमारे अंदर कैपेबिलिटी है, हम काम कर सकते हैं, रोजगार का खुद हम सृजन भी कर सकते हैं। ऐसा काम कर रहे हैं कि हम रोजगार प्रोड्यूस कर रहे हैं, किसी को रोजगार में लगा रहे हैं, तो हम अपना भी इनकम का लेवल बढ़ा रहे हैं और कोई और बेरोजगार है उसका भी लेवल बढ़ रहा है, तो हमारा देश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, तो बताओ नेशनल इनकम अपने आप बढ़ जाएगी। सर बात ना, तो आबादी बाधा नहीं होती, ये ध्यान रखेंगे। हाँ, बस उसको सरकार को गाइड करना, कैसे कंट्रोल करे, कैसे उसको सही दिशा निर्देश में हम लगा दे ताकि उनका इनकम बढ़ जाए, और उनका इनकम बढ़ेगा तब भी देश का इनकम बढ़ेगा। तो ये सरकार के ऊपर आती है। अब ध्यान से समझिएगा बात को। इसमें अगर बात कर ले तो इसका एक कारण आ रहा है कि भाई विशाल जनसंख्या था चीन के पास, इसमें नो डाउट कि चाइना के पास में शुरू में बहुत पॉपुलेशन था और उन पॉपुलेशन का सही से इस्तेमाल करी तो भाई चाइना आज के डेट में डेवलप हो गए। इसके अलावा अगर बात कर ले चाइना के तो विस्तृत भूभाग भी है, आप जमीन देख पा रहे कितना दूर तक फैला हुआ है, ऊपर में मंगोलिया तक इसका सीमा लग रहा है, इधर याद रखेंगे कोरिया है, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, उधर चीन, इधर साइड में नीचे में बात कर ले तो नेपाल वगैरह इधर है, बाकी ये बीच का जो भाग देख रहे हैं इतने दूर तक चीन फैला हुआ है, तो ये क्षेत्रफल के दृष्टि से भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे। इसीलिए करें कि एक तो कि इसका विस्तृत भूभाग का होना, इसके लिए प्राकृतिक संसाधन भी यहाँ थे। अगर चीन की बात कर जाए तो चीन में काफी सारे प्राकृतिक संसाधन जो थे वो उपलब्ध थे, जिनका सही से इस्तेमाल करके चीन आगे आ सकता था। इसके अलावा क्षेत्रीय अवस्थिति भी इसकी अच्छी है। इधर बात कर लेंगे तो इधर सर समुद्र वाला भाग लगेगा, तो चीन में जो भी वस्तुएं भारी मात्रा में बनते हैं उसको चीन आसानी से निर्यात कर सकता है, जिसको इसको बेचने के लिए दूसरे देशों के बंदरगाहों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा कि भाई हमारा माल अपने स्थलीय मार्गों से
हमको ले जाने दो, ऐसी बात नहीं है। इधर साइड में समुद्र वाला भाग है और खूब बढ़िया से ये समुद्री मार्गों के जरिए व्यापार वगैरह भी कर सकता है। चाहे तो कोई तकनीक मंगवाना हो, चाहे तो पर्याप्त मात्रा में इसके पास अगर वस्तुएं बन गई है तो उन वस्तुओं को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करना हो तो इनके लिए याद रखेंगे क्षेत्रीय अवस्थिति भी ठीक ठाक था। इसके अलावा राजनीतिक प्रभुत्व की अगर बात कर ले तो राजनीतिक प्रभुत्व भी था यहाँ पे। पार्टी आप जान रहे हैं कि यहाँ पे लगभग जैसे कि खास कर करके रूस की तरह ही जो सिस्टम है वो चलेगा। अभी थोड़ा सा 1949 में बदलाव होगा और इसको आपको देखना है। तो सरकार के ऊपर यहाँ पे कंट्रोल भी था, इसे नहीं कि बहुत सारी पार्टियां हैं और अलग अलग पार्टियां गोचमोच कर रही है अपने वोट बैंक के कारण, जैसे अलग अलग कंट्रिया में होते हैं कि अपने फायदा के लिए विपक्षी उसको लड़वा रहा है, ये कर रहा है, वैसी कुछ चीजें नहीं थी। तो इन सभी के कारण ये तर्क दिया जाता है कि भाई चाइना का जो है वो आर्थिक तरक्की हुआ, चाइना जो है वो पूरी दुनिया में एक महाशक्ति के रूप में उभरने लगा। तो ये कुछ कारण है, ध्यान सुनेंगे आगे। अब हम देखेंगे आज की वीडियो क्लास मोटा मोटी यहां से शुरू होता है चीन में विकास। अब चीन में विकास के क्रम आपको ध्यान से सुनना होगा। कहते हैं कि माओ के नेतृत्व में 1949 ईस्वी में चीन में एक साम्यवादी क्रांति होती है। जैसे आप लेनिन के नेतृत्व में पढ़े होंगे 1917 में लेनिन के नेतृत्व में रूस की क्रांति होती है। ठीक उसी तरह से अब चीन में भी क्रांति होगी। पहले के सारे सिस्टम है तो कोई खास आदमी आएगा जिसको लोग सुनेंगे और लोगों को अपने और अट्रैक्ट करेंगे और फाइनली वहां क्रांति करेंगे। तो एक आदमी है जिनका नाम क्या है तो माओ है, और माओ के नेतृत्व में 1949 में क्या हो रही है सर तो क्रांति हो रही है। ये ध्यान सुनेंगे। एक नंबर प्रश्न आपके सामने आएगा कि चीन में साम्यवादी क्रांति कब हुई तो 1949। एकदम रट जाओ, चीन में साम्यवादी क्रांति कब हुई तो 1949। और किसके नेतृत्व में हुआ तो माओ के नेतृत्व में। और माओ का बड़ा बड़ा भाई गजब सिद्धांत आने लगा कि अब हम चीन में किसी विदेशियों को घुसने नहीं देंगे और ना ही यहाँ व्यापारी लोग को एंट्री देंगे, हमको किसी से मतलब नहीं। मतलब चीन ये फाइनल डिसीजन ले चुका है 1949 के आसपास में कि अब दुनिया में राजनीतिक हो, आर्थिक हो, इन सब में एकांतवाद, यानी इकोनॉमी एक तरह से जैसे क्लोज्ड इकोनॉमी होता है ना कि हम दूसरे देशों से खरीद बिक्री नहीं करेंगे, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। तो 1949 में ये नीति आ गई भाई कि हम विदेशियों को या विदेशी कंपनियों को अपने देश में आने नहीं देंगे, हमको किसी से मतलब नहीं है। और एक तरह से यहाँ पे ध्यान सुनेंगे, जो सोवियत संघ में जो मॉडल थी, सोवियत संघ की विशेषताएं आप पढ़े थे तो वहां पे देखे कि सोवियत संघ में गरीबी नहीं था, भूखमरी नहीं था, सॉरी बेरोजगारी नहीं था। हाँ, गरीबी नहीं है, बेरोजगारी नहीं है। सोवियत संघ अपने जनता के लिए यानी अपने नागरिकों के लिए जो जीने की जो जरूरत का जो चीज है, एकदम बेसिक जो नीड्स होता है वो सब जो है अपने जनता के लिए एकदम न्यूनतम दर पर, न्यूनतम स्तर पे वो उपलब्ध करा चुके थे। तो सोवियत का मॉडल तो बढ़िया है ही, लेकिन बाद में कुछ कमी के कारण ही सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा गई, जो कि हम आपको पढ़ाए थे पॉलिटिकल में। तो यहीं पे याद रखेंगे चीन वही कर रहा है कि सोवियत मॉडल को अपना रहा है। जो सोवियत मॉडल यानी जो आपका सोवियत संघ में जो मॉडल चलता था उसी तरह के मॉडल को अपनाया कौन तो चीन में अपनाया भाई 1949 के क्रांति के बाद। तो यहां पे लिखे हैं कि सोवियत मॉडल को ये अपनाया। और पूंजीवादी जो दुनिया थी, जो खास करके कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के दायरा में आते थे, जैसे ब्रिटेन है, आपका अमेरिका है, तो जो पूंजीवादी देश है उन सभी पूंजीवादी देशों से चाइना ने अपना शुरुआती दौर में नाता ही तोड़ लिया। ये ध्यान सुनेंगे। तो सोवियत मॉडल को अपनाता है चाइना और उसके बाद पूंजीवादी दुनिया से ही अपना नाता रुख क्या कर लेता है तो मोड़ लेता है। इसके अलावा अब बात कर लेंगे, कहते हैं कि यहाँ खेती से पूंजी निकाल, सरकारी नियंत्रण। बढ़िया से समझेंगे, हम यहाँ केवल पॉइंट लिख रहे हैं, यहाँ कोई आपको नोट्स देने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। चीजों को बेहतर तरीके से समझाएं आपको, बाकी ये सब सेंटेंस के रूप में हम आपको बना देंगे, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे आपको आंसर देना है वो सब आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। तो यहाँ पे बात को समझेंगे हमारी, हम क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पे हुआ क्या कि चीन के पास शुरुआती दौर में वही परंपरागत तरीके से खेती बाड़ी होता था। तो यहाँ पे चीन के तरफ से निर्णय लिया गया कि हम क्या है कि भाई हमारी जो कृषि कार्य है उन कृषि कार्य से जो अधिशेष अनाज होगा, मतलब हम अपनी जनता का भरण पोषण कर करके और जो बचे अनाज होंगे उसी से जो पैसे आएंगे उस पैसे को क्या करेंगे तो हम अपने इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करेंगे, यानी उद्योग धंधे को विकसित करेंगे। और ध्यान सुनेंगे, अब ये तो पूंजीवादी
पूंजीवादियों से नाता तोड़ लिया है चाइना, तो पूंजीवादी देशों से ये तकनीक जो है वो ला नहीं सकता है। यहां पे समझने वाली बात है कि चीन पूंजीवादी देशों से उद्योग धंधों के लिए तकनीक नहीं ला रहा है, उसको घरेलू स्तर पे अपने यहां ही विकसित कर रहा है। अब भाई कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। जो चीज आपकी जरूरत होगी तो भाई ऑटोमेटिक आविष्कार हो ही जाएगा। तो चीन के पास अभी बड़े बड़े आधुनिक रूप से, याद रखेंगे, इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन यहां पे चीन की मजबूरी है कि भाई हमको इंडस्ट्री लगाना भी है, तो तकनीक वगैरह सब अभी एकदम टेक्नोलॉजी वगैरह अच्छी नहीं है। तो इसको जितने इंडस्ट्री लगाने में अलग अलग जो टेक्नोलॉजी की भूमिका था, इस सबको चाइना अपने यहाँ घरेलू स्तर पे इसको विकसित करने के लिए शुरू कर दिया और काफी इसमें किया भी। अब देखिए जैसे होता है ना कि जैसे अगर आप कुछ नहीं जानते हो तो नोट्स उसके लिए होता है कि जो बच्चे को समझ में नहीं आता है कि सर नोट्स बनाया कैसे जाता है, लिखा कैसे जाता है, कैसे ऑब्जेक्टिव कैसे सब्जेक्टिव आते हैं, तो वो ठीक है, प्रतिष्ठा में प्राण न गवाए, वो नोट्स ले ले। लेकिन जो तेज बच्चे हैं जिनको आइडिया इतना तक लग गया है कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ऐसे है, ये सर से नोट्स लिए थे, ऐसे ऐसे सारा कुछ समझ गए, तो अब सब दिन आपको हम ही के ऊपर में निर्भर नहीं रहना, यानी डिपेंडेंट नहीं रहना। क्योंकि अगर हम पे डिपेंड रहोगे तो सब दिन हमारे पीडीएफ से आप नोट्स लेते रहो और वो चीजें आप लिखते रहो, आपको एक भी क्वेश्चन का एक भी आंसर मन से देने के लिए आप समर्थ नहीं रह जाएंगे। आप तेज से तेज विद्यार्थी होंगे तो भी, तो आप क्या करोगे, अगर खुद से नोट्स बनाएंगे तो एक दिन नोट्स बनाएंगे, फिर सर के नोट्स से मिलाएंगे और फिर दोबारा प्रयास करेंगे अच्छा करने के लिए, फिर तिबारा प्रयास करेंगे। ऐसा होगा कि एक दिन आप हमसे भी बेहतर नोट्स बना सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। समझ बात ना? तो ये ध्यान सुनेंगे, प्रयास करोगे तब तो अच्छा होगा, प्रयास ही नहीं करो तो क्या अच्छा होगा। ध्यान सुनेंगे तो ये प्रयास करना जरूरी है। चाइना से ये सब छोटी छोटी बातें सीखो कि इसके यहाँ अपने यहाँ कोई टेक्नोलॉजी नहीं था और दूसरे देश से नाता तोड़ रखा था विकसित वाले से, तो ये सभी टेक्नोलॉजी को अपने यहाँ ही क्या किया, तो उसको उन्नत डेवलप करना चाहा और काफी ज्यादा डेवलप भी किया। अब यहाँ कृषि से चीन की खेती बाड़ी से जो भी अनाज आते उसके अधिशेष अनाजों को बेच दिए जाते और बेचने के बाद जो पैसे आते उन पैसे से यहाँ पे इंडस्ट्री पे यहाँ की सरकार फोकस कर रही है, काहे भाई, चीन को और डेवलप बनाने के लिए। और कहते हैं कि ऐसा ही कुछ हो रहा था चीन में, यहां तक की हो गया कि जो अपने नागरिकों को रोजगार देने की बात आ गई, शिक्षा की बात आ गई, या फिर स्वास्थ्य या फिर कोई भी सामाजिक कल्याण योजनाओं, जिससे सरकार लोगों का कल्याण हो सके, इसके लिए सरकार अलग अलग योजना लेकर के आती है, तो उसकी बात हो गई। अपने लोगों को ये योजनाओं का लाभ और विकसित, ये ध्यान सुनेंगे, योजनाओं के लाभ तक आप समझेंगे कि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ चीन अपने नागरिकों को देने में एकदम सक्षम रहा। कहते हैं कि इतना तक सक्षम हुआ कि शायद विकसित देश वाले भी अपने नागरिकों को ये सारा फैसिलिटी नहीं दे पाए, यानी विकसित देशों से इन सभी फैसिलिटीज को उपलब्ध कराने में चीन जो है वो आगे हो गए। इसलिए कहते हैं प्रयास करो, तुम्हारी गाड़ी एकदम धीमी भी है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रयास नहीं तोड़ना चाहिए। जैसे होते हैं ना 10th के बाद जो आर्ट्स वाले बच्चे आते हैं, 11th में नहीं पढ़ते हैं, 11th देख लेंगे तो उनकी गाड़ी धीमे हो जाती है, 12th में बहुत ज्यादा उनको हार्ड लगने लगता है। तो अगर 10th क्लास में 2nd डिवीजन भी पास है, 3rd डिवीजन भी पास है, अगर वो प्रयास करते रहते हैं तो धीरे धीरे उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। वो 4-5 साल में 10वीं की दुनिया, 11वीं की दुनिया कब कितना पीछे छोड़ चुके हैं, उनको अपने आप में लगने लगेगा कि हमारे अंदर बहुत चीज निर्माण हुआ है, अब हम तो हम हैं, अब पहले वाला हम नहीं है। तो प्रयास करोगे तब भी ये चीजें पॉसिबल है, चाहे लक्ष्य की बात हो चाहे किसी भी चीज को लेके। देखिए चाइना क्या कर रहे हैं कि अब ये उठे हैं, अपने से प्रयास किए, आप सोच सकते हैं कि ये सब फैसिलिटीज अपने नागरिकों को देने में एक डेवलप कंट्री से ये आगे हो गया। इसके बाद कहते हैं अब सबसे ज्यादा अगर इनके डेवलपमेंट में अगर बाधा बन रही थी, याद रखेंगे, अगर बाधा बन रही थी तो वो है आपका बढ़ती हुई जनसंख्या। जैसा कि पहले हम बताएं कि ऐसा कुछ नहीं होता है कि जनसंख्या बाधा है, लेकिन ध्यान से सुनेंगे, बढ़ती हुई जनसंख्या ये कैसे यहाँ पे बाधा बन रही है। क्योंकि हम बता दें आपको कि चीन में जितना कृषि का रफ्तार है, जितना खेती बाड़ी और उद्योग धंधे का रफ्तार है, यहाँ पे थोड़ा सा बुक का डेटा हम लेना चाहेंगे। यहाँ पर कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में विकास 5 से 6% की दर से हुआ, लेकिन जनसंख्या में 2 से 3% की वार्षिक वृद्धि हो रही।
अब यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको बुक के अलग से आपको बढ़िया तरीके से समझाने का प्रयास करें। हम क्या कर रहे हैं कि चाइना में विकास हो रहा है, ऐसा नहीं कि चाइना में विकास नहीं हो रहा है। हर वर्ष 5 से लेकर करके और 6% यहाँ पे डेवलपमेंट है भाई। तो ये बहुत अच्छी बात है कि चाइना में वृद्धि हो रहा है 5 से लेकर के 6% वार्षिक पहले की अपेक्षा। लेकिन यहाँ पॉपुलेशन में 2 से 3% जो है वो वार्षिक वृद्धि देखा जा रही है। एक साल में आबादी कितना परसेंट बढ़ रहा है भाई? तो 2 से 3%। आप समझ सकते हैं कि हम आपको बताए थे ज्योग्राफी वाले में पहले कि अगर किसी भी देश की अगर आबादी अगर 2% के वार्षिक वृद्धि दर से अगर बढ़ती है तो उस आने वाले उस देश में 35 साल में उस देश की आबादी दुगनी हो जाएगी। मतलब अगर आपकी आबादी 100 करोड़ है तो मात्र अगर 100 करोड़ आबादी अगर 2% के वार्षिक वृद्धि से बढ़ रही है, मतलब एक साल के अंदर 102 करोड़ आबादी हो रही है, अगर ये रेशियो रहा तो मात्र 35 ही साल में आपके देश की आबादी हो जाएगी सर डबल, यानी 100 करोड़ से 200 करोड़। अब यहां पे तो बात चल रहा है कि 2 से 3%, यानी आबादी बढ़ रहा है बहुत ज्यादा। और फिर उसको तो मैनेज करना भी एक प्रॉब्लम होता है। अचानक से आबादी आप बढ़ाओगे, सरकार आपके बढ़ती हुई आबादी का अगर प्लान में नहीं लिया है तो बताओ फिर समस्या खड़ा हो जाएगा। तो ये याद रखेंगे, यही बात आ रहा है कि अभी चाइना डेवलप हो रही है, लेकिन चाइना में डेवलप होने के पीछे एक बहुत बड़ा जो चीजें हैं, बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि चाइना जो है वो हम दो हमारे दो ये सब चलाने लगेगा, और फिर और पढ़ेंगे कि हम दो हमारे दो फिर एक, इस तरह से करते करते चाइना इतना जनसंख्या पे काबू कर लिया कि फिलहाल में चाइना की जो पॉलिसियां हैं वो बदल गई और चाइना में फिर से जनसंख्या जो है कि वो बढ़ाने के लिए वो प्रोत्साहित भी करने लगे। तो वो अलग चीजें हैं, समय के हिसाब से वो चीजें किया जाना चाहिए, सरकार के ऊपर में बदलाव वो ठीक है। अब यहां ध्यान से सुनेंगे, ये विकास में क्या बनने लगे तो बाधा बनने गए। दूसरी थोड़ी सी कमियां पे अगर हम आते हैं तो कहते हैं कि यहाँ चीन के कृषि भले ही हो रही थी, लेकिन ये जो कृषि चाइना में हो रहा था वो परंपरागत कृषि हो रहा था। परंपरागत का मतलब क्या होता है? पुराने ढंग से, पुराने तरीके से। जैसे हमारे पास हल हो, कुदाल हो, वही हसुआ हो, तो उससे हम लोग खेती बाड़ी करें तो कटाई में तकलीफ होता है। अगर एक आदमी एक हसुआ लेकर के अगर फसल काटना चाहे तो कितना खेत काट सकता है? 2 बीघा 3 बीघा काटते काटते फसल काटने का टाइम ही निकल जाएगा। लेकिन अगर आधुनिक तरीके से हो तो फसल बुआने का टाइम भी आराम से कम समय में ज्यादा बुआई कर सकते हैं, कम समय में ज्यादा कटाई कर सकते हैं, श्रम का बचत हो सकता है। तो ये कब होगा? आधुनिक तरीके से। लेकिन चीन में जो कृषि अब तक हो रही थी वो कृषि हो रही थी सर परंपरागत रूप से, जिससे इतना ज्यादा पर्याप्त मात्रा में अनाज नहीं आ पाता था कि जिस अनाज को इंडस्ट्री में लगाया जाए। जैसा कि हम अभी बताए थे कि अनाज से ही प्राप्त अनाजों को क्या करते थे, ये बेच करके कुछ पैसे आते और उनको इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया जाता। लेकिन परंपरागत तरीके से कृषि हो रही है, आबादी 2 से 3% के रेशियो से बढ़ जा रहे हैं वार्षिक, तो इन आबादी के भरण पोषण करने में ही खर्च हो जा रहा है। अब इतने पर्याप्त पैसे नहीं बच पा रहे हैं कि इंडस्ट्री को चलाया जा सकता। यानी फिर से एक बार चाइना के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस होता है, और फिर जब प्रॉब्लम आया तो चाइना कभी प्रॉब्लम से हटना नहीं चाहिए। इसमें राजनीति नहीं करने लगी बहुत सारी पार्टियां, इसमें संशोधन की और बहुत ज्यादा हमसे आगे भी निकल गई। अब यहां ध्यान सुनेंगे, अब थोड़ा सा आपको देखना है सुधारों की शुरुआत। यहां पे टाइटल दिए, ऐसे ही टाइटल दिए हैं क्योंकि आपको अब समझना है बात को कि चीन में अब जो है वो काफी सुधार होंगे। ये सुधार क्या है? 1970 के दशक में काफी बदलाव देखने को मिलता है। ये बदलाव क्या है? तो सबसे पहले तो 1972 ईस्वी में ये डिसीजन चीन के तरफ से ले लिया जाता है कि अब जो है राजनीतिक और आर्थिक एकांतवाद को चीन क्या कर दिया भाई? समाप्त। क्यों समाप्त कर दिया? कि 1972 में ये चीन जो है वो यूएसए के साथ जो अपना संबंध है वो बहुत ही घनिष्ठ कर लिया, संबंध सुधार करके अपनी दोस्ती किससे कर लिया? यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका से चीन 1972 में दोस्ती कर लिया। एकांतवाद, ये सब आर्थिक राजनीतिक एकांतवाद जो था उसको क्या कर दिया? समाप्त कर लिया, तोड़ लिया। उसके बाद 1973 में फिर बदलाव होता है। यहाँ जो चाओ एन लाई जो है यहाँ के प्रधानमंत्री, ये 4 क्षेत्रों में आधुनिकीकरण की प्रस्ताव रख दिए। और ये 4 क्षेत्र में आधुनिकीकरण क्या है भाई? तो ये कृषि है, उद्योग है, सेवा है और वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी क्षेत्र, यानी साइंस टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी इन्वेस्ट करने को लेकर के, यानी इन चारों क्षेत्रों में हमको आगे बढ़ना है, आगे आना है।
तो इसके प्रस्ताव कौन रखे? तो चाओ एन लाई के द्वारा रखा गया। अब धीरे धीरे बदलाव हो रहा है। 1978 में आ गए देंग सियाओपेंग, इनका नाम तो एकदम याद रखना है, यहां से प्रश्न आपके आएंगे। देंग सियाओपेंग, एकदम ये नाम हल्का टेढ़ा आपको नहीं लगेगा, जैसे आप हम कहते हैं आपको ठेठ में कि देही सिया के पेन, तो समझ लो बात ना, होता है ना कि देंग सियाओपेंग, देंग सियाओपेंग माने सिया के पेन, पेन है कपड़ा पहनता है ना, उसी तरह से आप समझ जाएंगे। तो ये इनका नाम है भाई, यहाँ के प्रमुख है देंग सियाओपेंग। और इनके नेतृत्व में याद रखेंगे चीन में ओपन डोर की नीति अपनाई गई, यानी खुले द्वार जिसको कहते हैं। खुले द्वार का मतलब अपनी इकोनॉमी को खोल लेना। अब हमारे यहाँ लोग आए और इन्वेस्ट करें और यहाँ व्यापार वगैरह अब हम विदेशों से करेंगे, जो खास कर करके जो पूंजीवादी जो देश है तो उनसे भी हम अपने रिश्ते अच्छे लगेंगे। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ समाजवादी को छोड़ा जा रहा है, जैसे कि हम देखे थे यहां चीन में और अगर सोवियत संघ में देखेंगे तो यहां गलतियां क्या है कि सोवियत संघ हमेशा वो क्या करना चाहा कि बहुत जल्द ही वो समाजवादी मॉडल से पूंजीवादी मॉडल में बदलना चाहा, जिसके कारण वहां जो है वो चूर हो गया। लेकिन चीन वैसे नहीं है। चीन में आपके एक बुक में दिया गया है कि एक साइकिल है और साइकिल में एक आगे हम आपको बता दें, थोड़ा सा हम आपका बुक देख ही ले ताकि कंफर्म हो, गलती ना बोला जाए। तो ये आपका हम यहाँ पे दिखा दे आपको पिक्चर में कि ये आपके बुक में एक साइकिल दिया हुआ है और ये जो साइकिल है भाई बनाया गया है, ये बड़ा ही बढ़िया साइकिल है। अब साइकिल बहुत ज्यादा चीन में चलता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, चीन में बहुत ज्यादा साइकिल चलता है, पॉल्यूशन वगैरह ये सब कंट्रोल रहेगा। अब ये ध्यान सुनिए, चीन का साइकिल है, इसमें एगो हंसुआ और हथौड़ा वाला छाप है, याद रखेंगे ये समाजवादी वाला को इंडिकेट कर रहा है। और इसमें पिछला जो चक्का है साइकिल का, ये देखिए इसमें आपका स्कोप नहीं लगल है, इसमें डॉलर का सिंबल है, यानी पिछला चक्का एक तरह से पूंजीवादी और अगला चक्का जो है वो समाजवादी। यानी चीन अब पॉलिसी में चेंज किया है, अब केवल समाजवाद पे निर्भर नहीं है, केवल सोवियत मॉडल पे निर्भर नहीं है, ये समाजवाद के साथ साथ पूंजीवादी चीजों पर भी जोर दे रहा है। तो इसमें और सोवियत संघ में अंतर यही है, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, उसके पीछे रीजन यही था कि सोवियत संघ रातों रात चाहा भाई कि हम समाजवादी से क्या हो जाए तो पूंजीवादी, और ये दोनों को लेकर के चला, जिसके कारण काफी बेनिफिट इसको देखने को मिलता है। तो खुले द्वार की नीति अपना ली किनके समय में? तो देंग सियाओपेंग के टाइम में। इसके बाद चीन क्या किया कि 1982 ईस्वी में खेती का निजीकरण करना शुरू कर दिया। ये ध्यान रखेंगे, चीन में खेती का निजीकरण कब होता है? 1982 में। और निजीकरण अगर खेतों को अलग अलग लोगों के मालिक बना दिए गए, इनसे बेनिफिट हुआ, तो फिर याद रखेंगे 1998 में जो सरकारी इंडस्ट्री होते थे, जो सरकार के अधीन चलने वाले उद्योग धंधे होते थे, जिसमें सरकार कृषि से अधिशेष अनाजों को प्राप्त करते थे, तो उनको उन इंडस्ट्री में लगाते थे। तो उस इंडस्ट्री से और मुनाफा कमाने के लिए सरकार कहे कि इन इंडस्ट्री में और प्रोडक्शन ज्यादा वगैरह हो, तो इन सबका प्राइवेटाइजेशन करना जरूरी है। तो 1998 में उद्योगों का भी निजीकरण किया गया। इसके बाद याद रखेंगे चीन 2001 की बात कर ले तो ये WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी शामिल हो गया, विश्व व्यापार संगठन। तो ये चीन के बातें हैं, कुछ और बातें आपको चलेंगे जो कि हम आपको अगले वीडियो क्लास में बताएंगे। केवल आपको यहाँ वीडियो लेक्चर को सुनना है, क्रम को समझना है, बाकी हम आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो प्रश्न बनेंगे आपका वो नोट्स फॉर्म में हम आपको दे देंगे। बहुत सारे बातें आपको पढ़ाएंगे, सारे बातें आपको ध्यान नहीं रखेंगे। हम आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का जो PDF देते हैं उसमें वही बात आपको पढ़ना है कि जो बात बहुत ज्यादा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कम चीज, जिसमें से हम आपको इस सब में से कटौती करके देखेंगे। एक तो विकास के लिए कारक यहाँ हम आपको देंगे ही, नोट्स में जरूरी है। इसके अलावा मेन पॉइंट निकालेंगे, जैसे आपका 1978 देंग सियाओपेंग वाला खुले द्वार की नीति, ये इंपॉर्टेंट है। फिर और हम बताएंगे बहुत सारी चीज होगा, तो हम अगले वीडियो क्लास में बात करेंगे। तो चलिए, आप पुराना है, अगर वीडियो अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। नए बच्चे जो भी जुड़ते हैं आप चैनल से जुड़े रहिए, तब तक कि आपका एग्जाम ना हो जाए, तब तक आप चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। और थोड़ा बहुत भी अगर आपको लाभ मिलता है तो प्लीज एक लाइक जरूर किया कीजिए और कमेंट कीजिए कि क्या आपको वीडियो कैसा लगता है, कैसा अच्छा नहीं लग रहा है, आपको किस तरह के चाहिए, सर धीरे बोलो या सर तेज बोलो, या थोड़ा सा और चीजों को समझाया करो, या बढ़िया ही समझा देते हैं, हमको समझ में आ जाता है। तो थोड़ा बहुत आप अपना बीच बीच में कमेंट देते रहिएगा, ताकि हम आपकी भावना को समझते रहेंगे। क्योंकि ऑफलाइन नहीं कि हम आपके आंख को देख करके यहाँ और पढ़ाते रहेंगे। ऑफलाइन में क्या होता है, कोई बच्चा इधर देखता है तो हमारी नजरें चल जाती है कि भाई बच्चे इधर उधर देख रहे हैं, समझ नहीं पा रहे, तो हम लोग बोलते हैं ये कहाँ नजर है।
लेकिन यहाँ तो ये सारा फैसिलिटीज होता नहीं है। हम अपने सुर में बोलते जाएंगे, आपको मन है देखने का तो देखो, नहीं मन है तो नहीं। तो यहाँ डांटने फाटने का कोई व्यवस्था है नहीं। तो चलिए कमेंट करके बताइएगा कैसा लगता है आपको वीडियो क्लास। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो।